जय हिंद दोस्तों। तो आज अभी तक हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में क्या पढ़ लिया था, डायमेंशंस के बारे में। और इसके आगे हम आज क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और दूसरा टॉपिक क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। और आपका क्या होगा, राउंड ऑफ के जो तरीके होते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, हम डायमेंशंस इसके पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं, आप चाहे तो देख लेना उसे। और क्या कहते हैं, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आज करने का ठाना है। ठीक है, तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लेजेंड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग क्या होगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इस जो वर्ड है इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। होमो माने क्या होता है आपका सेम, ठीक है, और जेनेटिक माने क्या होता है, सेम मतलब सेम तरह की हरकतें जिसको कहते हैं, या फिर कहते हैं सेम तरह की आदतें। जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो दो वर्ड्स से मिलके ये बना है होमोजेनिटी। लेकिन अब इसका फिजिक्स में क्या यूज़ है, ठीक है, तो वो आप देखिए इन एनी इक्वेशन, in any equation each term have same dimensions। अब इसका मतलब समझिए, अगर कोई इक्वेशन लिखी है तो उसमें हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। एक और डिफिनीशन, वी ऐड, इसके बाद तो यहाँ और लगा लेना, वी ऐड और सब्ट्रैक्ट यूनिट्स, है ना, यूनिट्स विच आर सेम इन डायमेंशंस, सेम इन डायमेंशन। यूनिट का मतलब क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर रहेगा। यूनिट से ज़्यादा अच्छा वर्ड है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए ये आपने इतना नोट कर लिया होगा, ठीक है, लेकिन अब ये फिर से कल की तरह, अगर आपने कल का लेक्चर देखा हो तो कल की तरह आज हम फिर किस में कूदेंगे, जाके सीधा एग्जाम्पल्स में। क्योंकि ये डिफिनीशन भले ना समझ में आई हो, जबकि है बहुत आसान सी, लेकिन आपको क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स आराम से समझ में आएंगे। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आगे अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, एग्जाम्पल्स। मतलब एकदम धुआंधार एग्जाम्पल्स होंगे, मज़ा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है ना, v इक्वल टू ए प्लस बी टी, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। अब देखिए यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ होगा। अब ये एक इक्वेशन है जो डिफिनीशन में थी, तो इक्वेशन से आप ये जानिए कि अगर इक्वेशन है तो सारे टर्म्स जो हैं, जैसे ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, इन तीनों के डायमेंशंस सेम होंगे। तो इसका डायमेंशन ये क्या है, v क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी। आप यहाँ इसको लिख भी सकते हैं, v क्या है आपका, वेलोसिटी। अब कल की क्लास अगर देखिए तो डायमेंशन वेलोसिटी का पता होगा, नहीं तो मैं बताने वाला तो हूँ ही। v का होता है वेलोसिटी, का होता है lt-1। अब अगर इसका lt-1 है तो साथ में इसके टर्म हैं ये a की भी डायमेंशंस क्या हो जाएगी, lt-1। ठीक है, a की निकालना तो बहुत आसान होगी, क्योंकि हमने बताया था जो सारी टर्म्स हैं उनका डायमेंशन आपस में सेम होगा। अगर इसका पता है तो इसका भी तो सेम ही होना चाहिए, तो a का भी lt-1 होगा। ठीक है, लेकिन अब ये b का कैसे पता लगाएं, तो ये v की भी जो डायमेंशंस है वो इसी के बराबर होगी। इसमें t क्या हो सकता है, ये भी t भी पता ही होगा कि t क्या है यहाँ पर, टाइम। इतना आप लोगों ने दिमाग लगा लिया होगा कि ये t टाइम होगा। तो v भी इक्वल किसके है, bt के, डायमेंशन दोनों की। ठीक है, यानी इसकी डायमेंशन जो है वो इसके इक्वल होगी। तो इसकी क्या थी, lt-1। b को ऐसे ही लिख दीजिए, t की क्या होती है डायमेंशन, t ही होती है। अब यहाँ से आप देख सकते हो b की डायमेंशन आराम से आ जाएगी, lt-1, है ना, और इक्वल में आप क्या लिखोगे, b। t नीचे गया यहाँ पर, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पहले अपॉन में लगा लीजिए। अब ये आगे टी आएगा तो हो जाएगा एल टी माइनस टू, ये आ गई बी की डायमेंशन एल टी माइनस टू। तो ये आप नोट कर लीजिए इतना पूरा, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब इसका एग्जाम्पल ये क्या है, P इक्वल टू पी नॉट ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन देख के आधों के तो होश उड़ गए होंगे कि भैया ये क्या सामने रख दिया, अल्फ़ा की डायमेंशन। अब पूरा आप क्वेश्चन समझिए, अल्फ़ा की डायमेंशन बतानी है। अब ई क्या होता है, ई तो एक कांस्टेंट है, ई जो है एक कांस्टेंट है ना, जिसकी वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, है ना। पूरे ऐसे तो लंबी है जैसे पाई की होती है 3.142 ऐसे करके पूरी, ठीक है। तो अब अल्फ़ा की आपको यहाँ डायमेंशन बताना है। अभी देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके आप यहाँ पर आराम से बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कौन सा रूल लग रहा है, ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन भी है, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। अब ये अल्फ़ा है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसे ये तो पी है तो प्रेशर होगा ये, है ना, पी नॉट यानी एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन ये अल्फ़ा की आप बताओगे कैसे, बहुत आसान है। आप ये बताइए, यहाँ लिखा हुआ है फोर्स, फोर्स का हमने स्क्वायर कर दिया। अब ये जो स्क्वायर है इसकी कोई यूनिट है क्या, स्क्वायर की यूनिट है कुछ, हाँ है, यूनिट है 0। तो अब जिसकी यूनिट ही 0 है उसका डायमेंशन भी 0। अब ये ई के ऊपर है अल्फ़ा, अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर एज क्या कहते हैं रेस टू पावर है, अगर पावर रेस की गई है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, 0। तो यहाँ तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का रूल भी नहीं लगना। आप मतलब ये ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना, किसको कहते हैं लॉजिकल भी थोड़ा सा। तो ये अल्फ़ा की क्या हो गया डायमेंशन 0, है ना। ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आपको लगेगा हो जाएगा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट लग गया, मतलब लॉजिक का दिमाग। ये फिजिक्स में क्वेश्चन आया है बहुत बार आपके CBSE बोर्ड में, और एक बार इसे IIT में भी पूछ लिया था, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हो गया। अब इसके आगे जो टॉपिक आने वाला है वो है, तो अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। मतलब एप्लीकेशन की मतलब इसका यूज़ कहाँ पर है, डायमेंशंस का ना। अब ये हमने पढ़ तो लिया डायमेंशन एनालिसिस के लिए एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का डायमेंशंस में क्या यूज़ है। देखिए, फॉर अ करेक्ट इक्वेशन डायमेंशंस, अब ये नीचे लिखने वाले हैं, डायमेंशंस ऑफ LHS साइड इक्वल होना चाहिए RHS साइड के, ठीक है। अब ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको आप जानोगे कैसे, एक फिर से एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए एग्जाम्पल सबसे फेमस जो आप जानते हो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं ये क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, ये होता है टाइम होता है। ये सब चीज़ें पता होंगी, 9th में पढ़ चुके हैं। ए एक्सेलरेशन और टी फिर से टाइम। तो अब देखते हैं कि ये जो है डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का डायमेंशंस के थ्रू क्या यूज़ है, यहाँ पर पता चलेगा। ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि लेंथ डिस्प्लेसमेंट जो होती है, जिसको विस्थापन कहते हैं हिंदी में, वो क्या होती है आपका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लेंथ आप कुछ आगे चले तो वो किस में आएगी, मीटर में। जिसको आप किस में, जिसका डायमेंशंस वो क्या होता है, डायमेंशन सिंबल क्या होता है L, यानी कि ये होता है, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब है तो वेलोसिटी ही, तो ये क्या होता है इसका LT-1, और मल्टीप्लाई में क्या लगा हुआ है टाइम, जो कि क्या होगा T। स्टॉप करो। ये चीज़ जो थी ये नीचे आपको दिख नहीं रही वो वीडियो में, तो हम इसको सामने लिखे दे रहे हैं। ऐसे उसका क्या था
एस का क्या था, लेंथ केवल, और इसका ये LHS साइड है। अब RHS आप देखिए LT -1 और एक टाइम का T, तो आप देखोगे टाइम से ये हट जाएगा, तो L यहाँ भी है और L यहाँ भी है। ये प्रूफ हो गया कि नहीं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। सेम यही लॉजिक अब जब इसके ऊपर लगाओगे तो लगेगा। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि एप्लीकेशन इसका सबसे अच्छा है डायमेंशन एनालिसिस में। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। एक और क्वेश्चन देखिए जल्दी से। टाइम का एक क्या होता है फॉर्मूला, 2πL/g। इसको चेक करें, चलिए चेक करते हैं। टाइम का क्या होता है, t, यहाँ लिख दीजिए। अब इसका क्या होता है, अभी इस क्वेश्चन से एक चीज़ अभी बताऊंगा मैं, पहले आप ये क्वेश्चन देखिए। 2π तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो, ठीक है। L/ ये होता है ऑक्सीलेशन का फॉर्मूला, ये अभी 11th में आगे आएगा, ठीक है। L जो है आपका ये लेंथ होती है, तो इसको आप L यहाँ लिख लोगे, और ये G यानी कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलरेशन है तो फॉर्मूला भी, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला भी LT-2 होगा। L से L हट गया, अब ये T ऊपर जाएगा तो क्या होगा, T² अंडर रूट से बाहर आता है तो केवल T, देखो आ गया। लेकिन हाँ, ये जो है डायमेंशन एनालिसिस है, ये केवल डायमेंशन एनालिसिस तो कर रहा है। अब ये फॉर्मूला सही है, ये डायमेंशन एनालिसिस नहीं बता सकता। क्यों, देखो T = L/g। अब ये तो कहेगा ये भी सही है, लेकिन क्या देखने में सही लग रहा है, ये गलत है ना। लेकिन डायमेंशनली सही है, बिल्कुल सही है। तो जो जिसका काम है वो कर तो रहा ही है, उसको डायमेंशन एनालिसिस करना है, बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है। ऐसे आप ये भी समझ सकते हो, जो फिजिक्स में है कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती, ठीक है। रिलेटिव टर्म में ज़्यादातर चीज़ें रिलेटिव टर्म में, ठीक है। इसको आप अब इसके आगे एक चीज़ और बताने वाले हैं। इसका दूसरा यूज़ जो है चेंज इन यूनिट। चेंज इन यूनिट में मतलब चेंज, अगर आप एक यूनिट से, मान लो किलोग्राम से आप ग्राम में आ रहे हो, तो उसमें इसका यूज़ कैसे होता है ये देखते हैं। पहला इसे आप मान लो फोर्स है। फोर्स की दो फेमस यूनिट, एक होती है न्यूटन और दूसरी आपकी क्या होती है, डाइन, ठीक। दो यूनिट होती हैं। इनके अगर इनका वो क्या कहते हैं कंपैरिजन करना है तो ये आप आगे क्लास में करोगे, ठीक है। तो मतलब आगे क्या 11th में ही कुछ आगे चैप्टर में करोगे। अभी आप ये याद जान लो कि फोर्स की दो यूनिट होती हैं, एक न्यूटन दूसरी डाइन, ठीक है। अब इसको मतलब चेक करना है चेंज इन यूनिट को, तो इसके लिए सबसे अच्छा एक जो है एग्जाम्पल वो है जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये है, ये चीज़ लिखी हुई है। अब आप क्या करोगे, एक मिनट इसको हटा देते हैं, ठीक है। kg², इसको आपको चेंज करना है, चेंज इन डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। अब इसके लिए जो एक चीज़ यूज़ होती है वो चेंज इन यूनिट का N1U1 = N2U2, ये वाला टर्म आपका यूज़ होता है, ठीक है। अब इसमें आपको ये पता होगा, ये पता होगा, आपको ये पता होगा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। अब कैसे, देखिए N1 तो हमको ये दिया हुआ है, ठीक, ये वैल्यू दी हुई है। न्यूटन वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर आपको क्या कहते हैं मीटर स्क्वायर वैल्यू दी हुई है, पर kg² वैल्यू दी हुई है ना। अब इनको आपको चेंज करके देखना है वैल्यू कि डाइन में कितनी आती है। तो सबसे पहले N1 की वैल्यू, N1 की वैल्यू क्या है 6.67 × 10⁻11, ठीक है। ये लिख लिया हमने, है ना। एक मैं इसको ऊपर मिटा देता हूँ, फिर पूरा करते हैं। देखिए ये जो है आगे की चीज़ यहाँ पहले बताते हैं। जी का जो डायमेंशन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, वो होता है m-1 L³ T-2, ठीक है, ये होता है। अब हमको ये जो u की वैल्यू है, u जो है
वो यही होता है यूनिट्स के ऊपर, ठीक है, जो डायमेंशंस में होती हैं। ये मास होता है, ये लेंथ होता है, ये टाइम होता है, ठीक है। अब आपको इसमें यही करना है। अब u की जो वैल्यू आएगी, जैसे इसमें मास में चीज़ें आएंगी, ठीक है, इसको मास में चीज़ें आएंगी कैसे, ये जो चीज़ है वैल्यू ये u1 के लिए होगी, ठीक है, यहाँ आप 1 1 लगा लीजिए। और u2 के लिए जो होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन की वैल्यू होती है, और ये आपके जो u2 के लिए होगी ये क्या रहेगी, m2l क्यूब और t-2, ठीक, ये हो गई, ये 2 के लिए होगी। अब जो कुछ वैल्यू हैं आप ऐसे रख लीजिए, इसे मान लीजिए m1 की जो है वैल्यू किस में आएगी, उसमें दिया हुआ है आपको kg में, देखिए m1 की वैल्यू आपकी kg में आएगी, है ना, लेकिन यहीं m2 की वैल्यू किस में दी हुई है, ग्राम में, तो m2 की वैल्यू आएगी ग्राम में। अब किसकी आ गई आपकी L1 की वैल्यू, L1 की वैल्यू किस में दी हुई है, मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ मीटर स्क्वायर में आएगी। लेकिन L2 की वैल्यू किस में दी हुई है आपको, L2 की वैल्यू दी हुई है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये किस में आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपकी टाइम की वैल्यू, T1 भी सेकंड में है और T2 भी सेकंड में, ठीक है। फॉर्मूला क्या था अभी हमने यहाँ पर लिखा था ना, चलिए फिर से लिख देते हैं। ये चीज़ इतना आप नोट कर लेना ना। अब ये N1 U1 इक्वल टू क्या होता है, N2 अपॉन N2 U2, ठीक है, ये होता है। अब इसमें N1 की वैल्यू तो आपको पता ही है, हमको N2 की निकालनी है, तो N2 को आप क्या कहते हैं, इसको बेस वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, इसको मेन जगह में रखेंगे जिससे आप वैल्यू पूरी निकाल पाएँ। ये N2 की हो गई, यहाँ पर क्या कहते हैं, ये N1 है, इसको बस शिफ्ट किया है इधर पर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, N1 हो गया, U1 हो गया, और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा आपके U2। अब केवल वैल्यू तो रखनी है, जो U1 के हिसाब से थी वैल्यू वो रख देना, और जो U2 के हिसाब से थी वैल्यू वो रख देना। तो N2 की वैल्यू क्या आ गई, 6.67 इंटू 10⁻11। अब देखिए वैल्यू कैसे रखनी है, यही मेन है। अब वैल्यू कैसे रखनी है, यही मेन है। अब यहाँ पर जो U1 था, U1 के हिसाब से आपको ये kg में है, तो इसको 1 kg अपॉन नीचे वाला ग्राम में था, ग्राम में रखना। लेकिन पावर कितनी थी, -1, तो -1 लगा देना, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी पावर देखना क्या होगी। अब इसमें लेंथ कहाँ थी, ये लेंथ L क्यूब में है, और ये वाली किस में है, ये भी L क्यूब में, लेकिन किस में थी, ऊपर वाली मीटर, है ना, और नीचे वाली किस में थी, मीटर स्क्वायर में थी, नीचे वाली किस में थी, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसको आपको ऐसे ही रख देना है, और यहीं स्क्वायर लगा, मतलब ये मीटर यहीं ऐसे रख देना, ऊपर क्या लगा देना आपको, स्क्वायर, ठीक है। अब लास्ट वाली टाइम की जो है वो तो टाइम अपॉन टाइम, है ना, टाइम की क्या होगी, टी आप लिख सकते हो ऊपर नीचे, लेकिन टाइम होता किस में, सेकंड में, तो आपका ये हो जाएगा S अपॉन S -2 में, ठीक है, ये हो गया। अब ये किस में था, क्यूब में था। ये इतनी चीज़ें आ गई हैं। अब आपको नीचे के हिसाब से, क्योंकि हमको चेंज जो है वो डाइन में करना है, तो नीचे के हिसाब से आपको वैल्यू चेंज करनी है, जो मैं इधर कर दे रहा हूँ, 6.67 इंटू 10⁻11, है ना। अब ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻3, ठीक है, kg में आ जाएगी। kg देखिए अब इसको हमने चेंज कर लिया 1000 ग्राम में, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। वैसे जब इसको चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, लेकिन हाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻6, यहाँ स्क्वायर ही होगा, 10⁻6, और लास्ट वाला तो कट ही गया, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6.67 इंटू 10⁻, कितनी आ गई आपकी, -8 डाइन, ये आपका कहाँ आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये एक यूज़ होता है किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का, चेंज इन यूनिट, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ, लास्ट टॉपिक आपका देखना हमको। चलिए अब हमारा जो मेन टॉपिक है तीसरा है लगभग, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, पता है इसमें ये रहता है कि आप सारे क्वेश्चन अच्छे से हल कर लें फिजिक्स में, और सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ के नहीं गए, और नंबर यही ले जाता है लास्ट में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ यूज़ होता है, वो सब अभी पता चलेगा। सबसे पहले क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, कैसे आप जानोगे। अब जैसे ये है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4,
अब मैंने तुरंत बता दिया तो आप लोग तो समझे नहीं हैं। तो सबसे पहले कुछ रूल है सिग्निफिकेंट फिगर के, वो अगर आप जान गए तो ये भी अच्छे से जान जाएंगे। पहला रूल है ना, रूल्स लिखें। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। एग्जाम्पल है ना, तुरंत समझने के लिए एग्जाम्पल रहेगा आपका 1 2 3 4 है ना। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि 4, 1 2 3। इसमें कुछ जीरो है नहीं, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर SF से लिख दिया। अब दूसरा, ये तो आप समझ गए ना। एक एग्जाम्पल और लेना है तो 1 2 12, इसमें कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड रूल है ना, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, फिर से एग्जाम्पल 1.004 है ना, जो अभी वहाँ पर लिखा था 1.002 सेम ही है लगभग ना। तो इसमें कितने हैं? 2 जीरो हैं। जीरो नहीं होते हैं, लेकिन अगर ये ट्रैप कर दिए जाएँ, इसको कहते हैं ट्रैप्ड जीरो, तो इसमें भी इनको भी सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में देखा जाएगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब इसके बाद एक और है ना, ये आपके 2 गए। अब मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड वैल्यू है ना, मैग्नीट्यूड वैल्यू नेवर कंसीडर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या इसका? ये आप यहाँ पर देखिए, इसके बारे में बता रहा हूँ। इसे मान लो 10 × 10⁵ लिखा है, तो ये जो 10 है ये तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन आप कह दो कि ये क्या कहते हैं, ये 1 × आप अगर तो 1 × 10⁵ है, तो 1 तो सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आपने 1 के आगे ये, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते। तो क्या इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं? नहीं, ये आपका नहीं हो सकता, क्योंकि क्या होता है, इसको हम 1 × 10⁵ के बेस में लिख सकते हैं। तो ये ऐसे वाले जो होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। हाँ, इसमें है केवल 1, जीरो नहीं होंगे। ठीक है, इनको कहते हैं ट्रेलिंग जीरो, जो पीछे जीरो हैं वो कभी नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन अब देखिए इसके बाद ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए ये कौन सा 5th रूल होगा? एंडिंग जीरोस आर significant if they appear after decimal। इसका क्या मतलब है? ये 1.0000 पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 और एक ही है 1, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 6 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये आप समझिए कि ये सिग्निफिकेंट फिगर क्यों है और ये क्यों नहीं है ना। अब ये आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो आपको कहना है कि ये चीज़ कितनी लंबी है, तो आप कहोगे अगर कुछ बहुत ज़्यादा लंबा है कि 1000 मीटर होगी लगभग ना, ऐसे मान सकते हैं। लेकिन अगर यही आपके पास बात आ जाए कि मतलब एग्जैक्ट बताओ कि ये स्केल जो है ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक नापती है, तो आप अच्छे से नापोगे, फिर आप पॉइंट में बताओगे कि भाई ये इतने, मान लो एक स्केल ये वाली होती है 1.2 तक, मतलब वो केवल डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक जा रही है, लेकिन ये कितने पॉइंट तक जा रही है? 5 तक। तो ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर भी गिने जाते हैं अगर आपको मेजर करना है, क्योंकि डिफिनीशन क्या थी? नंबर ऑफ डिजिट मेजर्ड वैल्यू में, मेजर वैल्यू में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो ये आपके कितने होते हैं? इसमें 6, लेकिन ये नहीं है, इसका मैंने रीजन बता दिया। लास्ट पॉइंट, while changing unit SF not change।
मतलब अगर हम लोग यूनिट्स को चेंज कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी चेंज नहीं होंगे। एग्जाम्पल 1.5 मीटर या 150 सेंटीमीटर। आप रूल लगाइए और देखिए 1.5 टू सिग्निफिकेंट फिगर और 150 टू सिग्निफिकेंट फिगर। 1 और 5 नॉन जीरो हैं तो सिग्निफिकेंट हो गए, लेकिन जीरो ट्रेलिंग जीरो है, पीछे आ रहा है, और पॉइंट के बाद आ रहा है क्या? नहीं, तो ये क्या है आपके? सिग्निफिकेंट तो है नहीं। तो आपके कितने हो गए? इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो इससे आप ये समझ के कि चेंज अगर आप यूनिट को करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चेंज होंगे। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें मैं कराने वाला हूँ आपको बहुत मेन जो एग्जाम्स में आते हैं डायमेंशंस लिखवाऊंगा, और एनर एनालिसिस जो छोटा सा टॉपिक है इस चैप्टर का बचा हुआ है वो कराऊंगा। फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर सॉल्यूशंस कर लेंगे इसके। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, है ना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद।